नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आम आदमी पार्टी की रैली से गरमाई सियासत, पेड़ से लटक कर किसान ने की खुदकुशी, कांग्रेस ने की एफआईआर की मांग, प्रधानमंत्री ने जताया दुख। लोकसभा में उठा नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा, राहुल गांधी का आरोप, कॉर्पोरेट दबाव में सरकार, बेरोक-टोक इंटरनेट के पक्ष में संचार मंत्रालय। कल से राज्यसभा का 235वां सत्र, रेल और आम बजट पर होगी चर्चा, भूमि बिल पास कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती। न्यायिक नियुक्ति कानून पर सोमवार को सुनवाई, जस्टिस जेएस केहर करेंगे पीठ की अगुवाई, केंद्र राज्यों को नोटिस। कोसी इलाके में जानलेवा तूफान, 42 लोगों की मौत, मौसम विभाग का अनुमान सामान्य से कम रहेगा मॉनसून। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। राज्यसभा का 235वां सत्र कल से शुरू होगा और इस दौरान बजट सत्र के दूसरे हिस्से के तहत रेल और आम बजट पर चर्चा होगी। 13 मई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 13 बैठकें होनी है। इस दौरान सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर क्षेत्रीय दलों का समर्थन भी जुटाने की कोशिश करेगी। गुरुवार को राज्यसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र के बीच में सत्रावसान के बाद नए सिरे से ये सत्र बुलाया गया है। इसमें रेल और आम बजट पर चर्चा होगी। 235वें सत्र के दौरान 5 मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा प्रस्तावित है। इनमें विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कानून मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से जुड़े मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष इस दौरान भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव और कृषि संकट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ये तय नहीं करेगी कि विपक्ष के नेता क्या उठाएंगे और क्या विषय नहीं उठाएंगे, ये हमको खुद तय करना है। और सरकार को काम करने तो काम करने से रोक कौन रहा है? अगर गलत काम करेंगे उसका तो विरोध होगा ना। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में 36 का रिश्ता है और राष्ट्र हित में और किसानों हित में समाजवादी पार्टी कोई भी समझौता नहीं करेगी। हालांकि सरकार प्रमुख बिलों को पारित कराने के लिए विपक्ष को राजी करने की कोशिश करेगी। हम चिंतित हैं किसानों के लिए। एनडीए की सरकार किसानों के हित में जो भी हम कदम उठाएंगे, हम किसानों के हित में उठाएंगे, मजदूरों के हित में उठाएंगे, गरीबों के हित में उठाएंगे। इससे पहले बजट सत्र के पहले हिस्से के तहत बुलाया गया 234वां सत्र 20 मार्च तक चला था, जिसका सरकार ने बाद में सत्रावसान कर दिया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो कल से शुरू होगा राज्यसभा का सत्र, इस पर और बातचीत करेंगे। सरकार के सामने क्या बड़े मुद्दे होंगे, किस तरह की चुनौतियां होंगी। नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो एक खासा अहम सत्र रहने वाला है। आपकी नजर में क्या बड़े मुद्दे हैं जहां पर सरकार जो है मुश्किल में रहेगी भूमि अधिग्रहण के साथ? देखिए, वैसे तो कई बड़ी चीजें हैं। जनरल बजट पे डिस्कशन है, फाइनेंस अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना है और भी चर्चाएं हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो छाएगा और छाया हुआ है वो लैंड एक्विजिशन बिल वाला मसला है। और मुझे लगता नहीं है कि कुछ नरमी आएगी ऑपोजिशन पार्टीज में। जिस तरह से उन्होंने रुख अपनाया हुआ है, उसे तो लगता है वो बिल्कुल शायद इसी सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है बिल, वहां पास हो जाएगा और फिर राज्यसभा में टेबल करने की कोशिश होगी। अगर टेबल हो गया या रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए टेबल भी हो गया या रिजेक्ट हो गया, टेबल हो गया तो और 6 महीने के लिए टेकअप नहीं किया गया तो ऑप्शन है सरकार के सामने अच्छे ज्वाइंट सेशन बुलाने की। अगर रिजेक्ट हो गया तो भी ऑप्शन है, अगर एक हाउस पास करता है, एक हाउस रिजेक्ट करता है, ऑप्शन है सरकार के सामने ज्वाइंट सेशन बुलाने की। कहीं ना कहीं ये प्रेस्टीज की लड़ाई बन गई है सरकार के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, और उतना ही प्रेस्टीज की लड़ाई है ऑपोजिशन के लिए, जो देख रहे हैं कि एक इमोशनल मुद्दा है। आज जैसे आम आदमी पार्टी की रैली में एक किसान ने खुदकुशी भी कर ली, तो बहुत इमोशनल मुद्दा हो गया और हर पार्टी की सपोर्ट बेस है किसान का तबका, तो कोई भी इसमें पीछे नहीं हटना चाहेगा विरोधी पार्टियों में। और सरकार को नरेंद्र मोदी हर देश में जाके ये बोल के आए हैं, मेक इन इंडिया,
हम चीजों को फैसिलिटेट करेंगे, ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि हम क्विक डिसीजंस लेंगे, कोई अड़चने नहीं आएंगी, और लैंड बिल उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लिटिल बिट लाइक 2G जो कि यूपीए के वक्त में हुआ था, पूरे सेशन नहीं हुए थे, तो ये भी उस तरफ ही बढ़ती हुई चीज दिख रही है मुझे कि हो सकता है कि बिल्कुल टर्बुलेंस हो। क्या ये भी आप देख रही हैं कि जिस तरीके से इस पर विरोध है और राज्यसभा में तमाम जो विपक्षी दल हैं, शायद एक दो अगर क्षेत्रीय दलों को छोड़ दूं, तो तमाम इसके विरोध में खड़े होते नजर आते हैं। सरकार की कोशिश से पहले जीएसटी या दूसरे जो अहम बिल हैं जो काले कानून को लेकर सरकार लाने की सोच रही है, उनको पहले लेकर पास कराए पक्ष की मर्जी के साथ, सहयोग के साथ, और उसके बाद आखिरी में जाकर इस बिल पर वो आगे का रास्ता देखें। देखिए, सुनने में जो आ रहा है वही है कि सरकार बाकी बिजनेस को पहले लेगी और एकदम अंत में इसको लेगी, और लोकसभा में भी कह रहे हैं 5 मई से 8 मई के बीच में, शायद 8 मई को तो खत्म हो जाएगी लोकसभा, राज्यसभा चलेगी 13 मई तक। तो हो सकता है वहां उन दिनों में पास हो, जो गहमा गहमी होगी वो टुवर्ड्स द एंड होगी, और जो बाकी बिजनेस है सरकार चाहेगी कि वो पास हो जाए। अब उसमें ऑपोजिशन पार्टीज कुछ तो कोऑपरेट करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल बिल्स को लेके मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा दिक्कत करेंगे, ज्यादा दिक्कत कभी हुई नहीं, जितनी भी कटुता हुई हो ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन के बीच में ओवर द इयर्स, फाइनेंस बिल को लेके बिल्कुल भी सपोर्ट भी विड्रॉ होते हुए आप फाइनेंस बिल पे कोऑपरेट करते रहे हैं। मुझे उसमें नहीं लगता है कि एम्बैरस करने के लिए कुछ अड़चन लगाएंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से लैंड बिल को। और इस बीच जो दो डेवलपमेंट में कहूं पिछले सत्र के बीच में है, राहुल गांधी नए फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और जनता दल के कई जो घटक दल हैं वो अब एक झंडे और एक बैनर पर मैं कहूं कि तैयार हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से दिखेगा आपको इस पे? देखिए, राहुल गांधी एक नए अग्रेसिव मोड में है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। जैसे नेट न्यूट्रलिटी को भी लेके उन्होंने आज लोकसभा में उठाया, कल एग्रेरियन क्राइसिस पे बोले। सो क्लियरली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आई एम रेडी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। दूसरी तरफ जनता परिवार के ये पार्टियां भी मर्ज कर गई हैं, एक उनका भी रवैया, उनके लिए भी पीछे हटना कहा जाता, शायद मुलायम सिंह यादव अलग से रास्ता लें, लेकिन जनता मर्ज परिवार को एक पार्टी बन गई है, तो क्या नीतीश कुमार और लालू यादव ये होने देंगे? दूसरी तरफ सीताराम येचुरी, मैं उस पर भी आ रहा था कि लेफ्ट भी नए रोल पर है, एक नया चेहरा सामने आया है जो कि पार्लियामेंट में काफी अहम रोल अदा करते रहे, जिनके अक्रॉस द बोर्ड पार्टीज के साथ रिश्ते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। तो वो भी बिहाइंड द सीन्स काफी ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी को कोऑर्डिनेट पहले भी करते रहे हैं, कोऑर्डिनेट करना, फ्लोर कोऑर्डिनेशन करना, और छोटे छोटे जो देखिए एक क्या सिस्टम में आपके पास जो कहते हैं ना रास्ते हैं जिससे आप अपने विरोधी को कॉर्नर कर सकते हैं, वो चीजें भी सीताराम येचुरी काफी अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो ये तीनों का सामने उभर के आना, और लैंड बिल तो राहुल गांधी की बेबी रही है, और अगर वो ब्लॉक करती है कांग्रेस लेड ऑपोजिशन इसको, तो फिर राहुल गांधी के लिए फायदा है, एक उनको भी एक इम्पेटस मिलेगा, और नरेंद्र मोदी के लिए तो एम्बैरेसमेंट होगा ही, सेटबैक होगा ही। इसलिए मुझे लगता है स्टेक्स काफी हाई हैं ये जो होने जा रहे हैं अगली 13 सिटिंग्स राज्यसभा की, क्योंकि असली खेल तो राज्यसभा में ही होने वाला है। मैं ये भी सुनने चाह रहा था कि जो आपने कहा कि असली खेल क्योंकि होगा संख्या बल के लिहाज से, यहाँ पर लोकसभा से बिल्कुल उलट तस्वीर राज्यसभा में दिखती है। मोदी सरकार की कोई स्ट्रेटजी दिख रही है कि पिछली बार की तरह यहाँ पर एकजुट विपक्ष को किस तरीके से मैं कहूँ कि एकजुटता को तोड़ा जाए, या उसमें सीन मारी, या कुछ इस तरह के चांसेस देखते हैं? देखिए, वो बहुत कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन के रैंक्स को डिवाइड किया जाए, और वो नरमी लाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में शादी थी तो वहां गए, गांव में गए, यहाँ भी रिसेप्शन में गए, तो एक पर्सनल रैपर इक्वेशन भी वो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कुछ आंख की शर्म हो जाती है, लोग दोबारा सोचते हैं, एटलीस्ट होप तो यही है। लेकिन आज मुद्दा ऐसा हो गया है, और हमारी कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में
14 पार्टियां जब राष्ट्रपति भवन गईं, उनके लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरे तो फिर कहेंगे कि आपने सेल आउट कर दिया ना इस इशू पे, और जो मुद्दा भी है वो गर्माता चला जा रहा है। सिर्फ लैंड बिल का सवाल नहीं है, जनरल अग्रेरियन क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, ये बारिशें हुई, ओले पड़े राजस्थान में जहां से आज ये जो घटना हुई है वहां से आए, तो एक क्राइसिस फार्मर्स की जो सामने आ रही है, तो टाइमिंग ऑफ द बिल भी इतना अच्छा नहीं है सरकार के लिए। अगर अग्रेरियन स्थिति अच्छी होती तो शायद ज्यादा आसानी हो जाती। चलिए देखना होगा कि किस तरीके से सरकार विधानसभा का जब कल सत्र शुरू होगा उसमें आगे बढ़ती है और किन अहम मसलों पर विपक्ष के साथ बढ़ती है और कहां पर विरोध झेलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया चर्चा में शामिल होने। ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। नए रोल में राहुल गांधी, येचुरी बने सीपीएम महासचिव। क्या बदलेगी राजनीति? देखिए देश देशांतर, राहुल येचुरी की नई पारी, आज रात 8:30 बजे। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आज दिल्ली में एक रैली हुई, जहां पर किसान ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। पार्टी ने इस घटना के लिए दिल्ली पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने अस्पताल भी गए। जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली में जुटे थे। रैली के दौरान दौसा से आए किसान ने भीड़ भाड़ के बीच ही पेड़ से लटक कर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक किसान ने बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या की। ये जो भी कम्युनिकेशन हमारा किसी सरकारी संस्था के साथ होता है तो वो हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो किसान की जान बच सकती थी। को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता तो आतंकवादी से क्या भिड़ोगे? अगर पेड़ पे चढ़ गए होते और उतार दिया होता टाइम से तो बच गए होते। इस हादसे के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दलों के नेता राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के अध्यादेश के खिलाफ वो संसद में खड़े होंगे और इसे पारित नहीं होने देंगे। The farmers are being, in a sense, punished by the Modi government. The Modi government is a government that helps corporates, that is fully focused on helping the corporates of this country. उधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली के दौरान हुई इस आत्महत्या पर सवाल खड़े किए हैं। अरविंद केजरीवाल, सर, यू न्यू वेरी वेल दैट ही हैज डाइड। आपको पता था कि वो मर गया है। जो लोग टीवी पे देख रहे थे उनको भी पता था कि क्या हुआ है और आप तो वहाँ मौजूद थे। उसके बावजूद भी आपने चुप रहना पसंद नहीं किया। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। आम आदमी पार्टी की इस रैली से पहले 19 अप्रैल को कांग्रेस ने भी रामलीला मैदान में किसान रैली की थी। इन दलों ने भूमि अधिग्रहण के लिए लाए गए अध्यादेश को किसान विरोधी और कॉरपोरेट के हित में बताया है। अनु दीवान और मोहम्मद फतेह टीपू के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने दिल्ली में एक किसान की खुदकुशी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रयास कर रही है और इन कोशिशों में और तेजी लाई जाएगी। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने उनसे बातचीत की। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं उसके परिवार वालों के प्रति। नियम 193 के तहत कृषि संकट पर लंबी बहस संसद में हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर किसान आत्महत्या को मजबूर है, बहुत जबरदस्त नुकसान किसानों का हुआ है और अभी तक मुआवजा इसका मतलब सही नहीं मिल रहा है, किसानों की सुध सरकार नहीं ले रही है। देखिए, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों को मिलकर काम करना है। इस बात में दोनों प्रयासरत हैं। थोड़ा समय लगता है मुआवजे में, और तेजी की जाएगी, ये कह सकता हूँ। धन्यवाद। दिल्ली के जंतर मंतर में जहां आम आदमी पार्टी भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रही थी, वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षक खुद को स्थायी करने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये दो तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। यहाँ एक और किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं, वहीं अतिथि शिक्षक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों के विरोध को दबाने की कोशिश की। क्या हम अपनी बात भी नहीं रख सकते? हम 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन्हें एक बार फिर स्थायी करने का भरोसा दिलाया। अध्यापकों को चाहे नौकरी पक्की करने का हो, जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, हिंदुस्तान की सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार है आपकी सरकार। पिछले 2 महीने में कम से कम 15 बार हमने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करके पॉलिसी तैयार की है इनको परमानेंट करने के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने हर तबके से कई वादे किए थे। इसमें अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने का वादा था, लेकिन अब सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में शिक्षकों का धैर्य जवाब दे रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इनसे वादा किया चुनाव से पहले, और इन लोगों का कहना है कि हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब बात उठती है कि क्या अपने वादे को आम आदमी पार्टी अमल कर पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। लगातार दूसरे साल मानसून के सामान्य से कम रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज इस साल मानसून से जुड़े पहले अनुमान जारी किए। अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सबसे कम बारिश होगी। बेमौसम बारिश से तबाह किसानों के लिए इस बार मानसून की खबर भी राहत देने वाली नहीं है। बुधवार को जारी अनुमान के मुताबिक मानसून सामान्य से कम रहेगा। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक इस साल औसत 93% बारिश होगी। हालांकि सूखे के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। Quantitatively, the monsoon seasonal rainfall is likely to be 93% of the long period average. That there is a 35% probability of monsoon rainfall to remain below normal. That is 90 to 96% of the long period average. उत्तर पश्चिम भारत मसलन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये सामान्य से ज्यादा कम रह सकता है। मानसून सामान्य से कम रहने की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरी एजेंसियों को दे दी गई है, ताकि समय रहते सारी तैयारियां की जा सके। भारत में जून से सितंबर के बीच पूरे साल की 3/4 बारिश होती है। देश की आधी खेती मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। बेमौसम बारिश के कारण रबी की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मानसून के सामान्य से कम रहने पर खरीफ फसलों की पैदावार भी कम होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के कोसी इलाके में बीती रात आए चक्रवाती तूफान में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई। तूफान से 80 लोग घायल हुए हैं। इनके कहर से मैं कहूं कि हजारों घर और फसलें तबाह हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। बाढ़ की मार झेलने वाले बिहार के कोसी इलाके में भयंकर चक्रवाती तूफान ने मंगलवार रात कहर बरपाया। इससे पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा जिले में हजारों घर तहस नहस हो गए। तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही पूर्णिया जिले में मचाई। उसका सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा हूं। कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता दी जा रही है और भी बाकी इसके लिए जो भी राहत का कार्य है वो चलाया जाएगा और जो भी क्षति हुई है उसका पूरा आकलन करने का निर्देश दिया गया। तूफान से घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इलाके में सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ लगातार संपर्क में है और केंद्र सरकार हर संभव मदद मुहैया कराएगी। मरने वालों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। मृतकों की कुल संख्या 32 है। पूर्णिया में 25, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 1 और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन मद से मुआवजा, इसको हम एक्स ग्रेशिया कहते हैं, अनुदान कहते हैं, वो भुगतान किया जाए। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान नेपाल की तरफ से आया था। इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बिहार के कोसी इलाके में हर साल इसी तरह का तूफान आता है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वो बिना भेदभाव के सभी को इंटरनेट उपलब्ध कराने के पक्ष में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में आज नेट निरपेक्षता का मुद्दा उठाया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों के हितों के मद्देनजर सभी को इंटरनेट की उपलब्धता पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठा। सरकार ने कहा कि वो इंटरनेट की आजादी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को इंटरनेट सुविधा देने की पक्षधर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हमें करनी है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूप से लोगों को इंटरनेट उपलब्ध हो। हमारे प्रधानमंत्री का हमें निर्देश है कि हम सिर्फ ई गवर्नेंस नहीं चाहते, हम मोबाइल गवर्नेंस चाहते हैं कि मोबाइल लोगों के हाथ में गवर्नेंस उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी कल्पना है, इंटरनेट सबों के लिए सबका होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इंटरनेट निरपेक्षता पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ये नोटिस नामंजूर कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने शून्यकाल में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नेट निरपेक्षता खत्म करके इसे उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहती है। सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। 1 million people have registered to fight for net neutrality. Youth have voted. They are asking on Twitter, on Facebook, on all other applications. They are fighting for net neutrality, and this government is trying to carve out the net and hand it over to some corporates. राहुल गांधी ने टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की सिफारिशें लागू नहीं करने की मांग की। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर एक कमेटी गठित की गई है जो मई के दूसरे हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि ट्राई इस मुद्दे पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना है। उधर आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़ी संस्था नेस्कॉम ने भी कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी के जरिए सभी को इंटरनेट की आजादी होनी चाहिए। A lot of opinions have been expressed in favor of net neutrality, and let me make it very clear that NASSCOM and the IT industry is very much in favor of net neutrality. दरअसल नेट न्यूट्रलिटी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बिना भेदभाव के सभी वेबसाइट पर जाने की आजादी देना शामिल है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। खबर है कि अब इसके तहत नाबालिग की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल करने का प्रस्ताव है। दिल्ली दुष्कर्म कांड के बाद से ही किशोर अपराधियों की उम्र सीमा को घटाने को लेकर देश में बहस हो रही थी। विशाल दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर और अपडेट के साथ। विशाल, क्या है ये पूरा मामला? क्या ये कहा जाए कि सभी मामलों को लेकर, या फिर जो हीनियस क्राइम है उनको लेकर इस एक्ट में जो एज है उसको 18 से 16 करने की बात है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि इस मुद्दे पर लेकर काफी दिनों से व्यापक चर्चा चल रही थी और आज जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसके मुताबिक जो जघन्य अपराध की कैटेगरी में जो क्राइम्स आते हैं उन अगर जो जुवेनाइल जस्टिस जो जेजे कोर्ट होता है, अगर जेजे कोर्ट की ये आदेश रहेगा कि 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर जो है संलिप्त पाया जाता है इन जघन्य अपराधों में, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा चलेगा। यानी कि उसको वो छूट नहीं मिलेगी जो कि 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को मिलती है इस वक्त। इस वक्त जो कानून है उसके मुताबिक वो जो उम्र है उसकी सीमा 18 साल है, लेकिन अब उस सीमा को घटाकर 18 से 16 साल कर दिया गया है। लेकिन ये फैसला जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जो होगा उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी, उस ऑब्जर्वेशन के बाद ही जो आईपीसी के तहत मुकदमा होना है वो आईपीसी के तहत मुकदमा होगा। अगर जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का ये फैसला आता है कि ये जघन्य अपराध में कोई भी व्यक्ति शामिल था जिसकी उम्र 16 साल से ऊपर थी, तो वो उस पर जो मुकदमा चलेगा वो आईपीसी की धारा के तहत चलेगा। और अब इस बिल को लेकर सरकार संसद में पेश करेगी और जब संसद की मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल दहिया इस अपडेट के लिए आपका। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद के इसी सत्र में पारित कराया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक की।
दिल्ली में हुई इस बैठक में करीब करीब सभी राज्यों से मिले समर्थन के बाद वित्त मंत्री ने संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी से जुड़ा बिल पारित करने का ऐलान किया। The bill has already been introduced. I'll be giving notice of it being taken up for discussion in the Lok Sabha. It's a constitutional amendment. It needs the support of 2/3 members of both houses of parliament and thereafter ratification of the states. तमिलनाडु ने अब तक टैक्स दरों में सहमति नहीं बनने का मामला उठाया। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ किया कि अगले साल मार्च तक जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। Work of the subgroups has been going on. Some interim reports etc. have been submitted, and we are trying our best to work up to an endeavor where, with the support of the IT backbone which has been created, we try and maintain the target date of 1st April 2016. जीएसटी को आजाद भारत में सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके कानून बनने के बाद राज्यों पर अलग अलग दर से लगने वाले कई टैक्स खत्म हो जाएंगे और भारत को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून की वैधता पर सोमवार से सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और जजों की नियुक्ति को लेकर बने कानून की संवैधानिक वैधता पर जवाब मांगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई हाई कोर्ट में खाली हो रहे न्यायाधीशों के पद भरने को लेकर भी सुझाव मांगा है। इस मामले में संविधान पीठ की अध्यक्षता जस्टिस जीएस केहरी करेंगे। मंगलवार को जस्टिस केहरी के इस मामले की सुनवाई करने पर कुछ याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े किए थे। व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हितों के टकराव के मुद्दे पर इस मामले में कोई भी जज बदला नहीं जाएगा। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। यूपीएससी ने कहा है कि चयनित उम्मीदवारों को उन्हीं सेवाओं के लिए चुना जाएगा जिन्हें वो वरीयता देंगे। इसके अलावा उन्हें किसी और सेवा के लिए नहीं चुना जाएगा। नियमों में बदलाव के बाद यूपीएससी ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इस साल इंटरव्यू देने वालों को फिर से वरीयता फॉर्म भरना होगा। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के आय से अधिक संपत्ति मामले से विशेष सरकारी वकील को हटाने पर सोमवार को फैसला आएगा। डीएमके नेता के अबजगन ने वकील भवानी सिंह को हटाने की मांग की है। उनकी दलील है कि भवानी सिंह निचली अदालत में सरकारी वकील थे, लिहाजा उन्हें हाईकोर्ट में सरकारी वकील नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर फैसला आने तक ये रोक जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पाबंदी से जुड़े नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने चित्तूर एनकाउंटर में मारे गए 6 लोगों की दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज हैदराबाद हाईकोर्ट को सौंपी। सरकारी वकील ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए 20 लोगों की एफएसएल रिपोर्ट 24 अप्रैल को सौंपी जाएगी। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में बुधवार को 3 मंजिला इमारत रसोई गैस में विस्फोट के बाद ढह गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश की गई और अकीदत के फूल चढ़ाए गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की ओर से ये चादर चढ़ाई। हजरत ख्वाजा की मजार पर सालाना उर्स शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में 26/11 मुंबई हमले की सुनवाई 30 अप्रैल तक स्थगित हो गई है। मामले से जुड़े कागजात आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इस वजह से इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत 2 चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बीते दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था।